हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं एनसीईआरटी क्लास 8 जो है साइंस का लेकर आया हूँ। इसमें जो है पहले 3 चैप्टर मैंने करा दिया है और उसके बाद का चैप्टर का जो है ये लेक्चर है। उसके बाद जो भी चैप्टर है उसको मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें। तो और दोस्तों, ये एनसीईआरटी कोर्स मैंने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स। इसमें जो है से मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पहले आप लोगों को करवाऊंगा। तो 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करा दी है, हिस्ट्री और साइंस की, और उसका जो है से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। और 8th क्लास की एनसीईआरटी अभी चल रही है। 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है से पहला 2 चैप्टर जो है मैंने डाला है, वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उसको आप लोग देखिए, उसको मैंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन भी किया है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हो तो। और 69th बीपीएससी में तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि बीपीएससी जो है मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, मैंने जो है से आपको घटना चक्र का जो है चित्रात्मक जो आता है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट जो है एक ही वीडियो में मैंने करा दिया है। 7 घंटे का वो वीडियो है, उसको जो है आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे जो है आपकी इतिहास की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसका मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और टेलीग्राम का नाम जो है इसी चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा, ISPCS होम। और जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो है सिर्फ मैं एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री बुक, जो बेस्ट सप्लीमेंट्री बुक होगा उससे भी जो है आपकी तैयारी करवाऊंगा। और जो है अपने तौर पे जो है सारे जो है, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आए तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो। और जो है साइंस और हिस्ट्री और पॉलिटी का भी जो है एनसीईआरटी में शुरू करूंगा, और ज्योग्राफी का भी। तो पहले इन दोनों का मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो है सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी का शुरू करूंगा। फिर जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है मैं हिंदी में है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, और इसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो समझने में। तो आइए शुरू करते हैं। जो जो चौथा इसका जो चैप्टर है कि क्या है, पदार्थ, धातु और अधातु, जो मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसके बारे में। तो देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड स्टेट में वो कौन होता है, तो वो होता है आपको मरकरी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मरकरी मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। और नन मेटल में जो है ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जब कॉपर के बर्तन को जो है हम लोग मॉइस्चर में रखते हैं तो उस पर जो है कि ग्रीन कलर का जो है लेयर आ जाता है। हाँ, तो हरा पदार्थ जो है उस पर जम जाता है, तो वो क्या होता है। तो वो क्या होता है, तो वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट CuH2, और CuCO3 जो है वो होता है, ये दोनों होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी का मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो इसमें जो है कौन जो है से बहुत ज्यादा जो है से रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव जो है से अधातु है, नन मेटल है। वो उसको अगर आप छोड़िएगा इसमें क्या नाम है, एयर में, तो उसमें जो है से आग पकड़ लेगा। तो वो कौन सा है, तो उसमें जो है आपको यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है अधातु, नन मेटल पूछ रहा है, मेटल नहीं पूछ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपको फॉस्फोरस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है वो नन मेटल है, जिसको आप वायु में रखिएगा तो वो जो है आग पकड़ लेगा। सोडियम जो है वो मेटल है, और उसको वो एक हल्का धातु होता है, इसको इसीलिए जो है किरोसिन में रखा जाता है। ये भी काफी रिएक्टिव होता है सोडियम, और इसको जो है से बहुत है, इसको जो है इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं सोडियम को। अब ब्रोमीन के बारे में तो आप जानते हैं, ये लिक्विड नन मेटल होता है। नेक्स्ट है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है।
पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो सोने का जो है जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है गोल्ड का, उस पर जो है चमक लाने के लिए उस पर पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद जो है उस जो भी ऑर्नामेंट्स है, जो भी आभूषण है, जेवर है, उसका जो है वजन क्या होता है, उसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। ऑप्शन 20 का आंसर है, क्योंकि जब उस पर जो है परत चढ़ाते हैं तो उसको जो है खुरदते हैं और चमकाने के लिए जो है ऊपरी परत जो है उसका हट जाता है, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है अब 5वां चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो 5वां चैप्टर देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो देखते हैं क्या है। पहला है क्वेश्चन, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रेवित ड्रिल किया गया था। तो कहाँ जो है से पहला तेल कुआं जो है ऑयल वेल जो है ड्रिल किया गया था वर्ल्ड में सबसे पहले, तो वो किया गया था आपको पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है और सबसे पहले जो है यहाँ जो है ड्रिल किया गया था तेल कुआं जो है 1859 में जो है ये किया गया था। और अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में जो है 1867 में सबसे पहले ड्रिल किया गया था। कहाँ, तो असम में, असम में जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में ड्रिल किया गया था सबसे पहले। और भारत में कहाँ तेल पाया जाता है, तो आपको जो है गुजरात, असम, बम्बे हाई और गोदावरी वगैरह के क्षेत्र में जो है तेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह को भगाने के लिए जो है नेफ्थलीन आता है, और नेफ्थलीन की जो गोली है, टैबलेट है, वो हमको कहाँ से मिलता है, तो वो जो मिलता है आपको, वो मिलता है आपको कोलतार से। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, कोलतार से जो है से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की करते हैं। और ये जो है सबके जो है से कोई कोल तार, कोक, कोल गैस, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है हमको, तो ये कोयला से प्राप्त होता है। कोयला का ये जो है से कोयला से, ये कोयला का उत्पाद है, कोयला के प्रोडक्शन के बाद जो है ये हमें प्राप्त होता है कोल तार, कोक या कोल गैस वगैरह जो है। और सीएनजी क्या है, तो सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें जो है मीथेन की मात्रा होती है, इसमें जो है CH4 होता है। इसको जो है से हाई प्रेशर पे जो है इसको जो है से इसको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें जो है से दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कौन जो है फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो तीनों जो है इसमें जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है तीनों जो है वो इसमें जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। तो पेट्रोलियम का जब परिष्करण करते हैं तो उससे जो है हमें क्या मिलता है, तो उसके जो है उससे हमको क्या प्राप्त होता है पेट्रोलियम के इसके बाद, तो इससे जो प्राप्त होता है डीजल प्राप्त होता है, इसके बाद मिट्टी का तेल, किरोसिन ऑयल प्राप्त होता है, पैराफिन मोम भी प्राप्त होता है, और स्नेहक तेल जो है वो भी प्राप्त होता है। तो इसमें जो है चारों चीज हमको प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जो है से इससे प्राप्त होता है। इसके बाद है दहन और ज्वाला। छठा चैप्टर है दहन और ज्वाला के बारे में है। तो कंबशन और जो है से इग्निशन के बारे में दिया गया चैप्टर है, उसके वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पदार्थों के दहन, कंबशन और ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंबशन और इग्निशन टेम्परेचर के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन जो है वो गलत है। तो देखते हैं, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये कथन सही है कि किसी भी चीज को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन जरूरी है, और बिना ऑक्सीजन के जो है नहीं जल सकता है। और जब ऑक्सीजन जलता और जो जलता है जब पदार्थ, तो उसमें उससे जो हमको हीट और जो है लाइट प्राप्त होता है। तो ये कथन सही है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दह पदार्थ ईंधन आग पकड़ता है। तो कहा गया है कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे जो है से ईंधन जो है, फ्यूल जो है वो आग पकड़ता है। कोई भी पदार्थ आग पकड़ता है उसके इग्निशन टेम्परेचर पे। तो ये भी कथन सही है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो सबसे जो है से मिनिमम जो है लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसपे जो है आग पकड़ता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही
हो जाता है। तो फास्फोरस जो है आपको रूम टेम्परेचर पे ही वो जल जाता है। इतना जो है से वो क्या नाम है अभिक्रिया ये होता है, अधातु है फास्फोरस है, वो इतना जो है से रिएक्टिव नॉन मेटल है कि वो जो है से रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि 1, 2 और 3 के बाद नेक्स्ट है कि निरापद सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेफ्टी मैचिस जो माचिस होता है हमारे तो मैच बॉक्स, उसमें के उससे रिलेटेड जो है केमिकल के बारे में कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट KClO लगा होता है। तो ये कथन जो सही है कि उसके ये तीली जो होता है उस पर एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका लेप लगा होता है। तो ये कथन सही है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो है माचिस पे तीली पर होता है। जो इसको हम रगड़ते हैं तो वो जो है आग पकड़ता है। इसके रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये कहा गया है कि इसके चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस, और सफेद फास्फोरस नहीं होता है बल्कि रेड फास्फोरस जो है उस पे होता है। क्या नाम है जो रगड़ जिस पे हम रगड़ते हैं उसका मैच बॉक्स जो होता है उस पर रेड फास्फोरस की परत होती है, और जब हम उसको रगड़ते हैं माचिस की तीली को तो उससे आग उत्पन्न होती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो इसको पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही जो केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि आग बुझाने वाले का कार्य वायु ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो लोग जो आग बुझाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशन जो करते हैं तो उसके उनका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है प्रवाह को, ऑक्सीजन जो फ्लो होता है उसको काट देना और ईंधन का ताप कम कर देना। ये दोनों होता है कि दोनों चीज में से कुछ भी करे सबसे पहले, या तो पूरा ऑक्सीजन को काट देंगे तो जो है ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी और जिससे जो है कि आपका आग जो है बुझ जाएगा और ईंधन का ताप भी धीरे धीरे कम होगा तो वो धीरे धीरे बुझ जाएगा। तो ये दोनों है। और इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है कि क्या उसमें क्या करते हैं ये लोग। तो आग में जल डालने पर उत्पन्न जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो जब आग में हम लोग पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी जल वाष्प जो होता है उसमें जो वाटर वेपर होता है तो जो जलता है उसको जो है घेर लेता है। वाटर वेपर जो है से जो भी जलने वाला पदार्थ होता है उसको घेर लेता है और उसमें जो है जो हवा आती है ऑक्सीजन से भरी हुई उसको जो है आने नहीं देती है, जिसकी वजह से जो है आग जो है सब बंद हो जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो ये भी कथन सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उपयोग करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और जो है से आपको ये बेकिंग सोडा और भी उसमें यूज होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जिसकी वजह से जो है क्या करता है वो कंबल का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है से वो पूरी तरह से जो है ऑक्सीजन के बीच का जो है ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो है संपर्क को जो है तोड़ देता है जिससे आग जो है हमारा बुझ जाता है। तो इसमें जो है दोनों कथन जो है वो सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मोमबत्ती के बारे में कहा गया है कि मोमबत्ती जो जलती है तो उसके बारे में कहा गया कि कौन सा कथन जो है मोमबत्ती के टेम्परेचर के बारे में कि जलती जो उसके बारे में कौन सा सही है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। तो ये जो है से वो सही है कि इसके दीप्त क्षेत्र में जो है बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये भी सही है कि अदीप्त क्षेत्र जो है वो सबसे गर्म होता है। जो नीला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे नीला जो है आपको दिखाई देगा वो सबसे गर्म होता है, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। नीले रंग का जहाँ पर क्षेत्र बाहरी क्षेत्र वो जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसमें होता है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है स्टेटमेंट देखते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये कथन सही है कि गलत है कि ईंधन जो है जो फ्यूल जो है जो पूरी तरह से अगर नहीं जलता है तो उससे जो है विषैली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO बनता है ना कि CO2 बनता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक मात्रा विश्व
उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की कारण बनती है। ऑप्शन 2 जो है वो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा वायु में तो जो है हीट रेडिएशन को वो वापस जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अभी जो है 1.5 डिग्री टेम्परेचर के करीब जो है बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है जलवायु में ग्लोबल वार्मिंग के तहत। सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी कथन सही है कि सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये बनाकर जो है से वो इसमें बारिश के पानी में घुल जाता है और जो है से उसके बाद जो है से एसिड रेन होता है। और एसिड रेन के आप लोग प्रभाव जानते ही हैं कि बिल्डिंग वगैरह पे काफ़ी हानि पहुंचाता है और हमारे जो है इन्वायरमेंट वगैरह को, पानी वगैरह को भी काफ़ी दूषित कर देता है। ये एसिड रेन जो होता है, अम्ल वर्षा जो जिसको कहते हैं हम लोग, तो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड उसमें घुला होता है। तो इसमें 2 और 3 जो है वो सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही जो है इसमें वो है आपको 2 और 3, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन क्या है। तो आदर्श आइडियल फ्यूल के बारे में पूछ रहा है कि ये इसमें जो है असत्य कथन कौन सा है, इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये आइडियल फ्यूल आदर्श ईंधन यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। तो ये सही है कि यह सस्ता होता है और आसानी से मिलने वाला होता है और वहन योग्य होता है। ये ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो। तो ये भी सही है कि ये ऐसी गैस नहीं छोड़ता है जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित या पॉल्यूट होता हो और जो है से जो हमारा बीमारी वगैरह हो, जिसकी वजह से जो है से ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जो है से आपको एसिड रेन वगैरह हो, ऐसी गैसें ये नहीं छोड़ता है। यह आसानी से जलने वाला तथा उसका उष्मीय मान उच्च होता है। तो ये भी सही है कि इसका जो ये आसानी से जल जाता है, इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होता है। तो ये भी कथन सही है कि आसानी से जल जाता है, तुरंत जल जाता है इसका जो है, और इसका जो है उष्मीय मान जो है तो वो भी काफी ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका उष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। तो ये कथन गलत है कि इसका जो है से उष्मीय मान जो है वो आपको अभी मैंने बताया उच्च होता है और ज्वलन ताप जो है वो कम होता है। तो ये जो है ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो वो है ऑप्शन डी जो है ये असत्य है। दोस्तों ये 6 चैप्टर हो गया आपको, आज भी 3 चैप्टर मैंने करा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आगे का चैप्टर जो है से मैं फिर करा दूंगा दूसरे वीडियो में। इस तरह से जो आपका एनसीईआरटी जो है 8th क्लास की कंप्लीट जब हो जाएगी तो फिर मैं 9th की एनसीईआरटी शुरू करूंगा और 10th तक जो है पहले साइंस में कंप्लीट करा दूंगा, फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो है हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिए जाकर, चैनल पे अवेलेबल है। तो और प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।